हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने फेजांस रूल पढ़ा। उसमें इस बात की चर्चा की गई थी कि फेजांस रूल बहुत सारे रिलेटिव प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है। आज हम लोग दो प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। पहला थर्मल स्टेबिलिटी और दूसरा सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। देखिए, आज हम लोग शुरू करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। देखिए, नाम में ही है थर्मल। थर्मल का मतलब हीट की बात करेंगे हम लोग। और स्टेबिलिटी तो आप लोग समझते हैं, मतलब हीट के प्रति स्टेबिलिटी। हीट देने पे कौन कितना ज्यादा स्टेबल है। इसको ऐसे समझते हैं कि मान लो दो लड़का है, दोनों को हम लोग तवे पे रखे मतलब बैठाए, उसके बाद नीचे से हीट देना शुरू किए। अब जो जल्दी भगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम है, जो लेट तक सहा हीट को उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है। यहां पर हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो कंपाउंड में हम लोग डिकम्पोजिशन की बात करते हैं। जिसका डिकम्पोजिशन कम टेम्परेचर पे हुआ उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, और जिसका डिकम्पोजिशन ज्यादा टेम्परेचर पे हुआ उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसको ऐसे समझो कि मान लो हम लोग MgCO3 को गर्म कर रहे हैं और इसको हम लोग ∆1 टेम्परेचर दिए। ये डिकम्पोज होगा MgO और CO2 में, और CaCO3 को गर्म किए, इसको हम लोग ∆2 टेम्परेचर दिए। ये डिकम्पोज होगा CaO और CO2 में। तो जिसका डिकम्पोजिशन कम टेम्परेचर में हुआ उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, और जिसका डिकम्पोजिशन ज्यादा टेम्परेचर में होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यहां पर थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब हम लोग डिकम्पोजिशन की बात करते हैं। इस कंफ्यूजन में नहीं रहना कि सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे और थर्मल स्टेबिलिटी देखेंगे, ऐसा नहीं है। किस टेम्परेचर पे कंपाउंड पहले डिकम्पोज हुआ उसे हम लोग देखेंगे थर्मल स्टेबिलिटी में। बात समझ में आ गई थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे कि अगर डिकम्पोजिशन टेम्परेचर हाई होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी हाई होगी। अब थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड करता है दो चीजों पे, लैटिस एनर्जी पे और कोवेलेंट कैरेक्टर पे। कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे डिसाइड करे थे, पिछले क्लास में पढ़े हैं। जिसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो देखो किस केस में हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर लगाएंगे और किस केस में हम लोग लैटिस एनर्जी लगाएंगे। हमारा क्वेश्चन जनरली कंपैरिजन करने का आता है। 4 कंपाउंड दे देगा और ऑर्डर पूछ देगा, थर्मल स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर या थर्मल स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखो बात करते हैं कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। लिख लिया इसको। ध्यान से देखो, आयनिक कंपाउंड बना हुआ है केटायन से और एनायन से। दो कंडीशन होते हैं इसमें। यहां पर केटायन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी जब भी देखेंगे तो हम लोग एनायन देखेंगे। अगर एनायन मोनोएटॉमिक हुआ, मोनोएटॉमिक का मतलब, मोनो का मतलब सिंगल, एक एटम का एनायन। एग्जांपल F-, क्लोरीन-, ब्रोमीन-, आयोडीन-, O-2, ये सब मोनोएटॉमिक एनायन है। H- सब मोनोएटॉमिक एनायन है। अगर एनायन मोनोएटॉमिक हुआ तो थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी, थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी कैसे वर्क करता है,
लैटिस एनर्जी काम करता है इंटर आयनिक डिस्टेंस से हम लोग लैटिस एनर्जी निकालते हैं। इंटर आयनिक डिस्टेंस कम होता था तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होती थी, और इंटर आयनिक डिस्टेंस ज्यादा होता था तो लैटिस एनर्जी कम होती थी। इसका मतलब है जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अरे भाई लैटिस एनर्जी अगर ज्यादा है तो बहुत टाइटली बाइंड है तो ज्यादा हीट देने पे टूटेगा। तो जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। लैटिस एनर्जी ज्यादा का मतलब अगर इंटर आयनिक डिस्टेंस की बात करें, इंटर आयनिक डिस्टेंस की बात करें तो जिसकी इंटर आयनिक डिस्टेंस कम होगी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो जब भी हमें थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर डिफाइन करना हो हम लोग एनायन देखेंगे। एकदम गांठ बांध लो, थर्मल स्टेबिलिटी आया नहीं कि पहले एनायन देखो भैया पॉली एटॉमिक है या मोनो एटॉमिक है। मोनो एटॉमिक है तो हम लोग लैटिस एनर्जी से देखेंगे। लैटिस एनर्जी का मतलब इंटर आयनिक डिस्टेंस से, इंटर आयनिक डिस्टेंस कम हुआ थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा हुई। और अगर कंपाउंड का एनायन पॉली एटॉमिक हो गया, पॉली एटॉमिक का मतलब एक एटम से ज्यादा से बना हुआ एनायन। समझ रहे हैं बात को? तो पॉली एटॉमिक में हम लोग कौन कौन सा ले लेंगे, OH माइनस को जो भी है, SO4-2, कार्बोनेट आयन, नाइट्रेट आयन, नाइट्राइट आयन, बाइकार्बोनेट आयन। अगर इस तरीके का एनायन हुआ तो थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी, थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन कोवैलेंट कैरेक्टर। C.C का मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर है, पिछले क्लास में भी हम लोग की बात किए थे। और कोवैलेंट कैरेक्टर डिपेंड करता है पोलराइजेशन पे या फिर कहें डिफॉर्मेशन पे। किसके डिफॉर्मेशन पे? एनायन के डिफॉर्मेशन पे। जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। हम लोग फैजान रूल में इन सब की बात कर चुके हैं। तो इसका मतलब हुआ अगर पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा और उस केस में थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी। जितना ज्यादा कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर आते जाएगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी घटते जाएगी। जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसका मतलब जितना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी घटते जाएगी। तो इस बात का ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अगर एनायन की बात हो और एनायन पॉली एटॉमिक हो, हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी में एनायन अगर पॉली एटॉमिक देख लिए तो तुरंत हम लोग कोवैलेंट कैरेक्टर डिसाइड करेंगे। कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो गया थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो बस एक ही मंत्र है, अगर मोनो एटॉमिक एनायन है तो हम लोग लैटिस एनर्जी से जाएंगे, अगर पॉली एटॉमिक एनायन है तो हम लोग कोवैलेंट कैरेक्टर से जाएंगे या पोलराइजेशन देखेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मान लो हम लोग को लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड और पोटेशियम हाइड्राइड, इन तीनों का थर्मल स्टेबिलिटी देखना है। सबसे पहले हम लोग एनायन देखेंगे। लिथियम हाइड्राइड बना हुआ लिथियम प्लस H- से, सोडियम हाइड्राइड बना हुआ Na प्लस और H- से, पोटेशियम हाइड्राइड बना हुआ K प्लस और H- से। तो यहां पर हमारा एनायन मोनो एटॉमिक है और मोनो एटॉमिक के केस में हम लोग लैटिस एनर्जी देखते हैं। लैटिस एनर्जी का मतलब जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। तो लैटिस एनर्जी के लिए देखो तो अगर हम लिथियम का साइज छोटा है, H- तो हर जगह कॉमन ही है,
ये मान लो लिथियम है। अब सोडियम का साइज तो उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, तो जैसे जैसे हम लोग लिथियम, सोडियम, पोटेशियम नीचे जाते जाएंगे, वैसे वैसे हाइड्राइड का इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, और इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, इसका मतलब लैटिस एनर्जी घटते जाएगी। तो सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी लिथियम हाइड्राइड में है, फिर सोडियम हाइड्राइड में है, फिर पोटेशियम हाइड्राइड में है। तो सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबल लिथियम हाइड्राइड हुआ, फिर सोडियम हाइड्राइड हुआ, और फिर पोटेशियम हाइड्राइड हुआ। दूसरी बात करते हैं अगला क्वेश्चन का। मान लो LiCO3, NaCO3, KCO3, इसमें किसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? अगेन Li2CO3, हर जगह गलत लिखा है, 2 कर दो हर जगह। लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम कार्बोनेट। यहां पर एनायन कार्बोनेट आयन है, कार्बोनेट आयन पॉलीएटॉमिक है। पॉलीएटॉमिक जैसे ही हम लोग को दिखा, हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर देखेंगे थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर डिसाइड करने के लिए। कोवेलेंट कैरेक्टर हम लोग पोलराइजेशन से देखते हैं। अब यहाँ पर एनायन तो हर जगह कॉमन है, तो पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा लिथियम प्लस का होगा, जिसका साइज छोटा होता है उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है। पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा तो इसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगा, इसमें पोलराइजेशन उससे कम होगा, और सबसे कम पोलराइजेशन इसमें होगा। इसका मतलब है Li2CO3 में सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। अब कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा इसमें है, तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। अभी हम लोगों ने बात किया कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी। तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, बस एनायन को देख लेना है। एनायन अगर मोनो एटॉमिक हुआ तो लैटिस एनर्जी देखना है, और एनायन अगर पॉली एटॉमिक हुआ तो कोवेलेंट कैरेक्टर देखना है। कोवेलेंट कैरेक्टर देखना हम लोग पिछली क्लास में पूरी तरीके से सीख चुके हैं। तो राइट डाउन करो। इन सभी का थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालो। 1 मिनट है तुम्हारे पास। हो गया। देखो क्या है, BeSO4, MgSO4, CaSO4, स्ट्रोंशियम BeSO4। बेरिलियम सल्फेट का में बेरिलियम प्लस का साइज सबसे छोटा है। अरे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम एक ग्रुप का एलिमेंट बना क्या चीज से है? बेरिलियम सल्फेट Be+2 और SO4-2 से। उसी प्रकार मैग्नीशियम सल्फेट Mg+2 और SO4-2। सिमिलरली बेरियम सल्फेट Ba+2 और SO4-2 से। मतलब सेम ग्रुप का केटायन है। जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे साइज बढ़ते जाएगा। एनायन तो फिक्स है, देख रहे हो, एनायन फिक्स है, और एनायन पॉलीएटॉमिक है। और जब पॉलीएटॉमिक एनायन होगा तो हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर देखेंगे, और कोवेलेंट कैरेक्टर देखने के लिए हम लोग पोलराइजेशन देखेंगे। पोलराइजेशन सबसे ज्यादा BeSO4 में होगा। सबसे छोटा साइज होने के कारण बेरिलियम+2 का पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन उसका हुआ, तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर BeSO4 में हुआ। इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी, तो थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो लिथियम X, NaX, KX, रुबिडियम X, सीजियम X। X जहां पे हम लोग ले रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
आयोडीन। तो यहां पर देखो लिथियम X, लिथियम प्लस और X माइनस से बना है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब मोनो एटॉमिक एनायन है। इस केस में हम लोग लैटिस एनर्जी देखेंगे। तो देखो तो लिथियम X के केस में इंटर आयनिक डिस्टेंस सबसे कम हो जाएगा। अरे देख रहे हो सेम ग्रुप का कैटायन है, जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे वैसे वैसे साइज बढ़ते जाएगा। एनायन तो फिक्स है, तो जैसे जैसे कैटायन का साइज बढ़ते गया वैसे वैसे इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ते गया, और इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ते गया तो लैटिस एनर्जी कम होते गई। तो इस केस में हम लोग लैटिस एनर्जी से जाएंगे तो सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी लिथियम X का है, फिर सोडियम X का है, फिर पोटेशियम X, फिर रुबिडियम X, सीजियम X। यहां पर देखो Be2N3 होना चाहिए, नहीं B3 होना चाहिए, B3N2। बेरिलियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड, स्ट्रोंशियम नाइट्राइड और बेरियम नाइट्राइड। यहाँ पे लग रहा होगा कि एनायन हमारा पॉली एटॉमिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान से देखो तो Be3N2 बना हुआ है 3 बेरिलियम प्लस 2 और 2N-3 आयन से। N-3 एनायन मोनो एटॉमिक है। अब मोनो एटॉमिक यानी N-3 में सिंगल एटम है। मोनो एटॉमिक के केस में हम लोग लैटिस एनर्जी देखेंगे, तो लैटिस एनर्जी देखेंगे तो इस केस में लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा इसका थर्मल स्टेबिलिटी, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। LiOH, NaOH, KOH, रुबिडियम OH, सीजियम OH। अगेन हम लोग बार बार एनायन देखेंगे। थर्मल स्टेबिलिटी में मूल मंत्र हम लोग का है एनायन देखना। अब यहां पर एनायन देखो लिथियम प्लस और OH माइनस में एनायन O और H दो एटम से बना है। इसका मतलब है एनायन यहाँ पर पॉलीएटॉमिक है। पॉलीएटॉमिक होने के कारण कोवैलेंट कैरेक्टर से थर्मल स्टेबिलिटी डिफाइन होगा। कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी। याद रख लो इस बात को। कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा इसमें होगा। एनायन तो हर जगह फिक्स है। लिथियम प्लस सबसे छोटा होने के कारण इसका पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा है, तो एनायन को सबसे ज्यादा यही पोलराइज करेगा। तो इसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा इसमें होगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। उसके बाद NaOH, उसके बाद KOH, उसके बाद रुबिडियम OH, उसके बाद सीजियम OH का। तो इस तरीके से हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर डिसाइड करेंगे। तो बात समझ में आया थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है। मात्र दो चीज याद रखना है, एनायन देखना है मोनो एटॉमिक है या पॉलीएटॉमिक है। पॉलीएटॉमिक एनायन हो गया तो कोवैलेंट कैरेक्टर से चले जाएंगे, मोनो एटॉमिक एनायन हो गया तो लैटिस एनर्जी से चले जाएंगे। और कोवैलेंट कैरेक्टर और लैटिस एनर्जी निकालना तुम लोग सीख चुके हो। तो ये था हमारा थर्मल स्टेबिलिटी। नोट डाउन करो भाई। अब हम लोग बात करते हैं सॉल्युबिलिटी का। देखो सॉल्युबिलिटी बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, कोवैलेंट कैरेक्टर, टेम्परेचर, इंट्रोपी। इन सारे फैक्टर पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर और इंट्रोपी डिपेंडेंट सॉल्युबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी और कोवैलेंट कैरेक्टर से हम लोग सॉल्युबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे। अगर किसी को शौक हो तो नीचे कमेंट कर देना, 5 मिनट का वीडियो बना के दिखा देंगे कि लैटिस एनर्जी, इंट्रोपी और टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। देखो हम लोग वो रिसर्च नहीं करना है, जितना आसानी से क्वेश्चन बन जाए, जितना आसानी से हम लोग टिक मार लें और सेलेक्ट हो जाए वो बेहतर है। कम से कम समय में ज्यादा चीजों को हम लोगों को बनाना होता है, तो जितना ज्यादा दिमाग में भरेंगे उतना ज्यादा मुश्किल होगा। तो जो काम की चीजें हैं वही बता रहे हैं, ठीक है। तो बात करते हैं सॉल्युबिलिटी का।
तो अभी हम लोगों ने बात किया, हम लोग बात करें लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी और कोवैलेंट कैरेक्टर से हम लोग सॉल्युबिलिटी को कैसे डिसाइड करेंगे। तो हम लोग पहला केस लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग दे दो, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इन पोलर सॉल्वेंट, इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट क्योंकि आयनिक कंपाउंड का नेचर पोलर नेचर का होता है, इसलिए वो सॉल्युबल पोलर सॉल्वेंट में होगा। सामान्यतः हम लोग H2O के ही बात करते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग केस 1 ले रहे हैं, दो केस में हम लोग सॉल्युबिलिटी को देखेंगे, इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे। केस 1 है सॉल्ट एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। अगर हम लोगों को सॉल्ट और हाइड्रोक्साइड एस ब्लॉक एलिमेंट का दिखे तो हम लोगों को क्या करना है। देखो अगर साइज डिफरेंस अगर इस केस में बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। सीधे हम लोग ट्रिक से बात करते हैं, उसके अंदर क्या मामला है उसकी भी चर्चा हम लोग कर लेंगे, ठीक है। इसको डिसाइड करने के लिए एक दो चीजें तुम्हें याद रखना पड़ेगा, जैसे सोडियम प्लस लिथियम प्लस केटायन ऑफ अल्केलाइन अर्थ मेटल F माइनस OH माइनस, इन सभी को हम लोग स्मॉल आयन के कैटेगरी में रखते हैं। स्मॉल आयन, ध्यान दो यहां पर एक आयन ऐसा है जो कि पॉली एटॉमिक है, फिर भी इसको हम लोग स्मॉल आयन के कैटेगरी में रखे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बस इसको ध्यान में रख लो, सॉल्युबिलिटी हर जगह तुम बना के आओगे। और अगला है पॉली एटॉमिक एनायन, जिसमें एक्सेप्ट OH माइनस कर लो, एक्सेप्ट OH माइनस, क्योंकि OH माइनस को हम लोग छोटे के कैटेगरी में रख लिए हैं। क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस और आयोडीन माइनस, इन सभी को हम लोग लार्ज आयन के कैटेगरी में रखते हैं। अब जब भी हमें एस ब्लॉक का हाइड्रोक्साइड या साल्ट दिखे तो करना क्या है, स्मॉल आयन जैसे ही कॉमन लिखे, इफ स्मॉल आयन इज कॉमन, क्या देखना है, इफ स्मॉल आयन इज कॉमन। अगर 4-5 कंपाउंड दिया गया हो, उनमें से कॉमन आयन इन सभी में से कोई हो, तब हम लोग सॉल्युबिलिटी के लिए लैटिस एनर्जी देखेंगे। अगर लैटिस एनर्जी बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। ये तो कॉन्सेप्ट की बात हो गई कि भाई हम लोग लैटिस एनर्जी देखेंगे, सीधे साइज डिफरेंस देखना है, बस हम लोग कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि यहाँ पर इन सभी कॉमन आयन के केस में हम लोग लैटिस एनर्जी से भी जा सकते हैं। लैटिस एनर्जी ही देखते हैं, वही काम यहाँ भी होता है, लेकिन सीधे ट्रिक से काम चल जाता है। और अगर एनायन नहीं, ऐसा कहो, अगर कॉमन आयन लार्ज आयन हुआ, उस केस में सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है हाइड्रेशन एनर्जी पर। मतलब जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है लैटिस एनर्जी ज्यादा हुआ तो सॉल्युबिलिटी कम होगा। ये बात अभी हम किए, अरे लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम तो होगा ही, ज्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, यानी कि डिसोसिएट होने के लिए उसको ज्यादा एनर्जी का जरूरत है, यानी कि वो डिसोसिएट होना ही नहीं चाहेगा, तो डिजोल्व कैसे होगा। इसीलिए जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी होगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। लेकिन अगर कॉमन आयन लार्ज हो, उस केस में हम लोग सीधे हाइड्रेशन एनर्जी देखेंगे। देखो इसको हम लोग कैसे करते हैं,
जैसे देखो, अगर एग्जाम्पल से हम लोग समझें तो मान लो लिथियम OH, सोडियम OH, पोटेशियम OH, रुबिडियम OH और सीजियम OH, इसका सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर निकालो है। तो सबसे पहले हम लोग कॉमन आयन देखेंगे। सॉल्युबिलिटी देखने के लिए सबसे पहले हम लोग कॉमन आयन देखते हैं कि कौन सा आयन कॉमन है। इस बात को गांठ बांध लो, ये गुरु मंत्र है। यहां पर कॉमन आयन तुम्हारा OH माइनस हो गया। अब OH माइनस कॉमन आयन हो गया है तो हम लोग देखेंगे OH आयन किस कैटेगरी से बिलोंग्स करता है। देखो तो OH माइनस हमारा स्मॉल आयन के कैटेगरी से बिलोंग्स कर रहा है। तो या तो अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो लैटिस एनर्जी से जाएं तो सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी इस केस में होगी, क्योंकि OH माइनस आयन तो हर जगह कॉमन है। और लिथियम प्लस सबसे छोटा है, उसके बाद सोडियम प्लस, फिर पोटेशियम प्लस, फिर रुबिडियम प्लस, फिर सीजियम प्लस। इसका मतलब है लैटिस एनर्जी से गए तब सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी LiOH की होगी, और लैटिस एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो अगर हम लैटिस एनर्जी से भी बात करें तो सबसे कम सॉल्युबिलिटी इसका होगा। लेकिन इतना करने का जरूरत नहीं है। हम लोगों ने बात किया साइज डिफरेंस की बात की। साइज डिफरेंस बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। बस इसी को लगाना है केस 1 के लिए। देखो साइज डिफरेंस में हम लोग कॉमन आयन देखेंगे। कॉमन आयन देख लिए स्मॉल आयन, तो हम लोग सभी कॉमन आयन को बोलेंगे छोटा। अब छोटा है और लिथियम प्लस सबसे छोटा है, तो छोटा माइनस छोटा, साइज डिफरेंस कम गया। और यहां पर सभी कॉमन आयन को क्या बोलेंगे? छोटा। सीजियम प्लस सबसे बड़ा है, इसका मतलब है इस केस में बड़ा माइनस छोटा सबसे ज्यादा साइड डिफरेंस होगा, और सबसे ज्यादा साइड डिफरेंस होगा इसका मतलब सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी सीजियम OH की होगी। जैसे जैसे हम लोग इधर से इधर जाएंगे वैसे वैसे साइड डिफरेंस बढ़ते जाएगा, और साइड डिफरेंस बढ़ते जाएगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ते जाएगी। तो सीधे ट्रिक लगाओ। लैटिस एनर्जी अगर डिसाइड कर सकते हो तो अच्छी बात है, हाइड्रेशन एनर्जी अगर डिसाइड कर सकते हो तो अच्छी बात है। लेकिन बस सॉल्युबिलिटी देखने के लिए एक गुरु मंत्र है, कॉमन आयन देखो। कॉमन आयन अगर स्मॉल वाले से बिलोंग्स कर रहा है तो उसको हम स्मॉल मानेंगे, अगर लार्ज वाले कैटेगरी से बिलोंग्स कर रहा है तो उसको हम लार्ज मानेंगे। जैसे देखो अगला एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे BeSO4, MgSO4, CaSO4, स्ट्रोंशियम SO4 और बेरियम SO4। अब यहां पर देखो सबसे पहला काम तो ये देखना है कि कॉमन आयन कौन है। कॉमन आयन यहां पर सल्फेट आयन SO4-2। देखो तो ये लार्ज वाले कैटेगरी से बिलोंग्स कर रहा है, तो हम लोग सब में लार्ज देखेंगे इसको। भाई ये सब बड़ा है, सब बड़ा मान लेंगे। और सबसे छोटा इन सभी केटायंस में, क्योंकि एक ग्रुप का केटायन है तो सबसे छोटा केटायन तुम्हारा Be+2 है, तो सबसे ज्यादा साइड डिफरेंस इस केस में यहां होगा। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा यहां होगी। इस तरीके से सॉल्युबिलिटी डिफाइन करेंगे हम लोग। वैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कॉमन आयन पॉलीएटॉमिक आयन था। हाइड्रेशन एनर्जी से जाएं, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ केटायन लिख लो, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ केटायन। क्योंकि कॉमन आयन तो देखो अगर पॉलीएटॉमिक हो गया है, सारा का सारा एनायन ही यहाँ पे लिया गया है, तो सिर्फ और सिर्फ केटायन के हाइड्रेशन एनर्जी पे डिपेंड करेगा। और हम लोग ये देखे थे कि हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ केटायन, यानी जितना छोटा साइज होगा केटायन का उतना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगा। तो इससे भी जाए तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन BeSO4 में हो रहा है, उसके बाद MgSO4 में, फिर CaSO4 में, फिर स्ट्रोंशियम SO4 में, और फिर BeSO4 में। तो इसको करने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ऐसे याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो केस 1 में सीधे साइड डिफरेंस से जाओ और तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन इसमें बहुत सारा एक्सेप्शन भी है, सॉल्युबिलिटी में बहुत एक्सेप्शन है।
मैं कुछ एक्सेप्शन को लिख रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। तो केस 1 का एक्सेप्शन लिखो, एक्सेप्शन ऑफ केस 1। अब हम लोग लिख रहे हैं एक्सेप्शन ऑफ केस 1, एक्सेप्शन ऑफ केस 1। देखो कौन कौन सा एक्सेप्शन है, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड ऑफ अल्कली मेटल, solubility depends on कोवैलेंट कैरेक्टर। मतलब कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड ऑफ अल्कली मेटल solubility डिपेंड ऑन कोवैलेंट कैरेक्टर। कोवैलेंट कैरेक्टर में क्या होता था, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता था तो solubility घटती थी। वहां पर तो हम लोग सीधे साइड डिफरेंस से देख लिए, लेकिन ये उसका एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखना। जैसे कि तुम्हारा आ गया Na2CO3, Li2CO3, K2CO3, Rb2CO3 और Cesium2CO3, इसका सॉल्युबिलिटी ऑर्डर निकालिए। तो यहां पर हम लोग देख तो लिए कि ये सॉल्ट एस ब्लॉक का है, लेकिन हम लोग ये देखेंगे एक कार्बोनेट अल्कली मेटल का है और ये एक्सेप्शन है। इस केस में हम लोग साइड डिफरेंस से नहीं जाएंगे, साइड डिफरेंस से गए तो गलत हो जाएगा। साइड डिफरेंस देखो सबसे ज्यादा इसमें है, साइड डिफरेंस से गए तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी इसकी होनी चाहिए, लेकिन साइड डिफरेंस से हम लोग यहाँ नहीं जाएंगे, हम लोग यहाँ पे कोवैलेंट कैरेक्टर से जाएंगे। और फैजान रूल में पढ़े थे कि कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। देखो तो किसमें ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा, एनायन, यहाँ पर सब हर जगह कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन। लिथियम प्लस सबसे छोटा है, लिथियम प्लस सबसे छोटा है, इसका मतलब सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर इसमें होगा, सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर इसमें है। इसका मतलब सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर Li2CO3 में है, सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर इसमें है, इसलिए सबसे कम सॉल्युबिलिटी Li2CO3 की होगी, उसके बाद Na2CO3 की होगी, उसके बाद K2CO3 की होगी, उसके बाद Rb2CO3 की होगी, उसके बाद Cesium2CO3 की होगी। तो इस एक्सेप्शन को ध्यान में रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चे गलत करके आ जाते हैं, साइड डिफरेंस से सारा का सारा सॉल्युबिलिटी डिफाइन नहीं होगा। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी है, कौन कौन सा जगह पे कोवैलेंट कैरेक्टर लगता है हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड एक्सेप्शन की। In case of beryllium halide solubility is depends on covalent character। देखो बेरिलियम हैलाइड कहने का क्या मतलब है, हमारा BeF2, BeCl2, BeBr2 और BeI2। इस केस में अगर हम ऐसे जाएं तो साल्ट तो हमको दिख रहा है कि भाई इस ब्लॉक का साल्ट है, साइड डिफरेंस से जाएंगे तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी इसका होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग कोवैलेंट कैरेक्टर से जाते हैं और बार बार मैं लिख रहा हूं कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर BeI2 में, अरे बेरिलियम प्लस 2 तो हर जगह कॉमन है, सबसे बड़ा एनायन आयोडीन माइनस, यानी सबसे ज्यादा पोलराइजेशन उसी का होगा।
तो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन इसका हुआ, तो सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर Bi2 में हुआ, तो सबसे कम सॉल्युबिलिटी इसका होगा। तो इस एक्सेप्शन का ध्यान देना, और एक नोट लिख रहे हैं इसका भी ध्यान देना। इन केस ऑफ सॉल्ट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम सॉल्ट solubility इज हाईएस्ट। यानी कि अगर तुम्हें कभी भी कंपैरिजन में अल्कलाइन अर्थ मेटल के साल्ट का कंपैरिजन करना हो, जैसे BF2 BCl2 BBr2 BI2, सारा साल्ट अल्कलाइन अर्थ मेटल का ही है, यही तो सिर्फ बेरिलियम का ही सॉल्ट है। इस केस में सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसका हुआ? BF2। कहीं भी लग सकता है। जैसे देखो, मान लो हमें कंपैरिजन करना हो BeF2 MgF2 कैल्शियम F2 स्ट्रोंशियम F2 और बेरियम F2। देखो सारा का सारा अल्कलाइन अर्थ मेटल का साल्ट है, कॉमन आयन यहाँ पर F- है। अगर हम साइड डिफरेंस इसमें लगा देंगे तो सबसे ज्यादा साइड डिफरेंस यहाँ आएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमने एक स्टेटमेंट लिखा है, इन केस ऑफ सॉल्ट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल बेरिलियम साल्ट सॉल्युबिलिटी इज हाईएस्ट। ये देखो सबका सब सॉल्ट अल्कलाइन अर्थ मेटल का है, जो कंपैरिजन आया है। तो इसमें सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी सबसे पहले तो BeF2 का हम लोग लगा लेंगे। अब इन चारों में हम लोग साइड डिफरेंस लगाएंगे, बाकी सारा का सारा सॉल्ट तो इस ब्लॉक का ही है, तो इन चारों में साइड डिफरेंस लगेगा। तो अब इन चारों में सबसे ज्यादा साइड डिफरेंस BeF2 का हुआ। अरे F- तो हर जगह कॉमन ही है ना, सबसे बड़ा बेरियम प्लस है, तो सबसे ज्यादा साइड डिफरेंस इसका हुआ। तो सबसे ज्यादा अगर हम इसका ऑर्डर लिखना चाहें तो BeF2 सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, उसके बाद साइड डिफरेंस इन चारों में लगेगा, तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी BeF2 का हो जाएगा, उसके बाद स्ट्रोंशियम F2 का हो जाएगा, उसके बाद CaF2 का हो जाएगा, उसके बाद MgF2 का हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना, मान लो दो में कंपैरिजन आया BeSO4 और BaSO4, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, दोनों सॉल्ट बेरिलियम का ही है, दोनों सॉल्ट अल्कलाइन अर्थ मेटल का ही है, और मात्र दो ही है, एक बेरिलियम का सॉल्ट है और एक बेरियम का सॉल्ट है। कुछ नहीं सोचना है यार, सीधे BeSO4 मारो। इस स्टेटमेंट में साफ लिखा गया, इन केस ऑफ सॉल्ट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल बेरिलियम सॉल्ट सॉल्युबिलिटी इज हाईएस्ट। तो ये तीन फैक्टर का ध्यान देना। हम लोग जब भी केस 1 की बात करेंगे तो हम लोग अगर समरी करें तो स्मॉल आयन का कैटेगरी और लार्ज आयन का कैटेगरी याद रखो। केस 1 का सारा जनरली एस ब्लॉक सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी पूछता है, मैक्सिमम केसेस में एस ब्लॉक सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी पूछेगा। तो हम लोग साइड डिफरेंस लगा सकते हैं, 2-3 एक्सेप्शन है, उसको ध्यान में रखो। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड ऑफ अल्कली मेटल में कोवैलेंट कैरेक्टर से सॉल्युबिलिटी देखेंगे। बेरिलियम का हैलाइड में कोवैलेंट कैरेक्टर से सॉल्युबिलिटी देखेंगे। बेरिलियम का कहीं भी तुमको साल्ट दिख जाए तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी, सबसे हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी उसमें उसी का होगा। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, इस तरीके के केस में BeF2 को हम लोग अलग से हाईएस्ट दे दिए, उसके बाद इन चारों में हम लोगों ने साइड डिफरेंस लगा लिया। तो ये नोट था, ये तीन तुम्हारे पास जो पॉइंट है ग्रुप 1 के लिए, उसके अलावे सारा का सारा साइड डिफरेंस से जाओगे तुम्हारा सॉल्युबिलिटी आराम से बनेगा। तो ये केस 1 हुआ। सेकेंड केस की बात करें, अगर हम लोग सेकेंड केस की बात करते हैं, केस सेकेंड, सॉल्ट ऑफ D ब्लॉक एंड P ब्लॉक
एलिमेंट, ऐसा कर लो, इन केस ऑफ salt of D block and P block elements, solubility is determined by covalent character। देखो ये भी कोवेलेंट कैरेक्टर पे डिपेंड कर रहा है, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी, बार बार वही बात लिख रहा हूं मैं, सॉल्युबिलिटी घटेगी। एग्जाम्पल से समझे हम लोग, जैसे आया तुम्हारा AgF, AgCl, AgBr और AgI, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी? यहाँ पे साइड डिफरेंस नहीं लगेगा, सीधे केस 2 है, केस दूसरे की बात कर रहे हैं हम। केस 2 में जब तुमको P ब्लॉक और D ब्लॉक का सॉल्ट दिखे तो हम लोग सॉल्युबिलिटी के लिए सीधे कोवेलेंट कैरेक्टर से जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग साइड डिफरेंस से जाते तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी यहाँ हो जाता। बच्चे अक्सर सब में साइड डिफरेंस लगाते हैं। बी ब्लॉक एलिमेंट में हमेशा कोवेलेंट कैरेक्टर या पोलराइजेशन देखेंगे। पोलराइजेशन सबसे ज्यादा यहाँ है, सबसे ज्यादा यहाँ है, तो सबसे कम सॉल्युबिलिटी उसका। AgF सोलेबल है, AgCl, AgBr, AgI उससे कम सोलेबल हो गया। अगला एग्जाम्पल देखो, PbF2, PbCl2, PbBr2, PbI2। देखो लेड P ब्लॉक से बिलोंग्स करता है, Pb+2 है। इस केस में कोवेलेंट कैरेक्टर से हम लोग सॉल्युबिलिटी देखेंगे। अब यहाँ पर सॉल्युबिलिटी देखने के लिए कोवेलेंट कैरेक्टर फिर इसका ज्यादा हो गया, आयोडीन माइनस सबसे बड़ा, तो सबसे कम सॉल्युबिलिटी हो गया। अगला AgF2, AgCl2, AgI2, 3 ही दे देते हैं। कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा इसमें है तो सबसे कम सॉल्युबिलिटी उसकी होगी, AgF2 का सबसे ज्यादा, AgCl2 उसके बाद, AgI2 उसके बाद। चौथा, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए FeOH2 और FeOH3, तो यहां पर तो टेंशन ही नहीं लेना है भाई, Fe+2 है और Fe+3 है, तो यहाँ पर तो सीधे सीधे पोलराइजेशन ही लगाएंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर ही लगाएंगे। चार्ज वैरी कर रहा है, केटायन पे चार्ज वैरी कर रहा है, ध्यान दो, ऐसे केस में पोलराइजेशन लगाएंगे। कोवेलेंट कैरेक्टर इसका ज्यादा होगा इसलिए सॉल्युबिलिटी इसकी कम होगी। अगला एग्जांपल की बात करें, ZnS, CdS और AgS। देखो तो ZnS, CdS, AgS, सल्फाइड आयन तो हर जगह कॉमन है, S-2 बना किससे है, Zn+2 और S-2 से, ये Cd+2 S-2 से, Ag+2 और S-2 से बना है। तो इस केस में देखो जिंक, कैडमियम और मरकरी सेम ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप 12। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर देखेंगे। अरे भाई सारा का सारा केटायन तुम्हारा डी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का साल्ट है सब। तो डी ब्लॉक में हम लोग जानते हैं, डी ब्लॉक में ऊपर से नीचे आते हैं तो जेड इफेक्ट बढ़ता है। पिछले क्लास में भी ये बात की चर्चा किए थे कि जैसे जैसे हम ग्रुप में डी ब्लॉक एलिमेंट का ऊपर से नीचे आएंगे जेड इफेक्ट बढ़ेगा। तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा जेड इफेक्ट Ag+2 में है। यहाँ अगर कैडमियम+2 और S-2 और यहाँ Ag+2 और S-2 ऐसे लिख लो, तो सबसे ज्यादा जेड इफेक्ट Ag+2 में है। इसके कारण सबसे ज्यादा पोलराइजेशन होगा। Ag+2 का पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा पोलराइज करेगा वो S-2 को। इसके कारण उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे कम सॉल्युबिलिटी इसकी होगी। अगला एग्जांपल की बात करते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, CuCl और AgCl किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। देखो तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है कॉपर और सिल्वर,
ग्रुप 11 का एलिमेंट है, ऊपर से नीचे जाते हैं, जेड इफेक्ट बढ़ेगा, तो इसके कारण इसकी पोलराइजिंग पावर कॉपर प्लस से ज्यादा है, तो कॉपर प्लस CuCl का सोलिबिलिटी AgCl से ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। तो ऐसे हम लोग सोलिबिलिटी डिसाइड करेंगे। तो मैं सोलिबिलिटी को अगर समराइज करूं तो बड़ा आसान सा रहा। इस 1 की अगर हम बात करें, जहां पे S ब्लॉक का साल्ट हो वहां पे साइड डिफरेंस से चले जाओ, 2-3 एक्सेप्शन है उसको याद रखो, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। और केस 2 में D ब्लॉक और P ब्लॉक की बात आती है, अगर इसका साल्ट दिखे तो सीधे हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर या पोलराइजेशन देखेंगे, जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी सोलिबिलिटी कम होगी। और अगर चार्ज वेरी करे तो टेंशन की बात ही नहीं है, उसके बाद तो सीधे जैसे जैसे चार्ज वेरी करते जाएगा वैसे वैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ते जाएगा, तो उस केस में तो हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर देखते ही हैं। तो ये था सोलिबिलिटी। अब हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे कलर ऑफ कंपाउंड का। तब तक के लिए थैंक यू।